हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। बीपीएससी टीआरई 4.0 का डे 14 होगा और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं प्रोविजन, रिजर्व एंड रिजर्व फंड से। ठीक है, ये भी देखेंगे प्रोविजन क्या है, रिजर्व क्या है और रिजर्व फंड क्या होता है। और इससे रिलेटेड टोटल क्वेश्चन भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। देखिए, इस चैनल को बनाने का पर्पज एक ही है कि ये चैनल उन तक पहुंच जाए जो पेड कोर्स नहीं खरीदते हैं या नहीं खरीद सकते हैं। और वहां तक पहुंचाने के लिए आपकी सपोर्ट की जरूरत है और ये सपोर्ट हो सकती है आपके सब्सक्रिप्शन के रूप में। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। सीक्रेट रिजर्व में बी रिजल्ट बाय। तो सीक्रेट रिजर्व क्या होता है? देखिए, अगर सीक्रेट रिजर्व की बात करें तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुप्त संचय। और गुप्त संचय क्या होता है? यह वह संचय होता है जिसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है आपको। बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। ये ऐसा संचय होता है जो बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। दिखाया जाता है। तो ये संचय कैसा होता है? जो बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। एक बात तो ये हुई इसके बारे में। दूसरी बात की अगर बात करें तो ये क्या होता है आपका? इसे छिपा हुआ कहते हैं या संचय, या आपका आंतरिक संचय भी इसको कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? आंतरिक संचय। तो इसको आंतरिक संचय भी कहते हैं। और दूसरा क्या? छिपा हुआ। ठीक है, छिपा हुआ भी इसको कहते हैं। छिपा संचय, छिपा संचय भी इसको कहते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है। अब इसको क्यों बनाते हैं? दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कंपनी इसको कैसे बनाती है। तो देखिए, इसको क्या करती हैं कि गुप्त संचय बनाने के लिए कंपनियां वास्तविक शुद्ध लाभ को छिपा लेती हैं। क्या करती है? अगर उनको ये संचय बनाना है, कैपिटल, इसको जो सीक्रेट रिजर्व बनाना है, तो कंपनियां क्या करेंगी? वास्तविक शुद्ध लाभ को, ये भी पॉइंट लिख लीजिए, बिल्कुल नोट करने का पॉइंट है। वास्तविक, वास्तविक शुद्ध लाभ जो होता है, लाभ को कंपनी कंपनी छिपा लेती है। छिपा ले छिपा लेती है। और छिपाने से क्या बन जाता है? तो छिपाने से बन जाता है आपका सीक्रेट रिजर्व। ठीक है, ये भी याद रखना है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है इसके बारे में वो क्या है? वो इम्पोर्टेंट बात क्या है? तो वो इम्पोर्टेंट बात आप देख लीजिए। देखिए, इसको बनाने के तरीके क्या क्या हैं। इसको बनाने के तरीके, किसको? गुप्त संचय को, गुप्त संचय रिजर्व को बनाने के तरीके कैसे कैसे बनाते हैं इसको, ये जरूरी है क्योंकि इससे ही क्वेश्चन बनते हैं बनाने। और आयोग ने काफी बार इससे क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। गुप्त संचय को बनाने के तरीके, इसका जो तरीका हो सकता है, तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा? अचल संपत्ति ज्यादा मूल्य ह्रास दिखाना। जो अचल संपत्ति होती है आपकी, अचल जानते हैं आप? अचल, जो आपकी फिक्स एसेट होती है उनको अचल बोलते हैं। ठीक है, फिक्स है जो, जैसे आपकी फर्नीचर है, आपकी मशीन है, आपकी बिल्डिंग तो खैर नहीं कहेंगे। वैसे बिल्डिंग भी होती है पर इस पर वो नहीं लगता, हिरासा नहीं लगता, बिल्डिंग भी होगी। तो जो अचल संपत्ति होती है, अचल संपत्ति, संपत्ति पर, अचल संपत्ति पर ज्यादा हिरास लगाना, ज्यादा हिरास लगा, हिरास लगा। तो इससे क्या होगा आपका? बन जाएगा आपका गुप्त संचय बन जाता है, बन जाता है। या मौजूदा जो संपत्ति है उसका मूल्यांकन न करना। जो मौजूदा संपत्ति है, मौजूदा मतलब जो आपके पास है, मौजूदा संपत्ति, मौजूदा संपत्ति का
मूल्यांकन न करना, मूल्यांकन न करना। ठीक है, मूल्यांकन न करना, इससे भी बन जाता है। या कंपनी के खाते में किसी संपत्ति को हटा देना। ठीक है, या हटा देना, या किसी देनदारी की। अब देखिए ये क्या किया आपने, ये अपनी एसेट को आपने कम करके दिखाया। देख, एक तो क्या था कि यहाँ पर आपने अपनी संपत्ति पर हिरास जो था वो ज्यादा हिरास लगा दिया। ठीक है, उससे क्या होगी, आपकी एसेट कम दिखाई देगी। दूसरा, आपने अपनी मौजूदा संपत्ति का मूल्यांकन नहीं किया, उसको देखा ही नहीं कितने की है, तो भी संपत्ति आपकी नहीं होगी। या आपने अपनी संपत्ति को हटा ही दिया, तो ये तो हो गया कि आपने अपनी एसेट कम कर ली। या आप दूसरी तरफ क्या करेंगे, देनदारियों को ज्यादा करेंगे। आप क्या करेंगे, देनदारियों को ज्यादा करेंगे। तो जो देनदारियां हैं इनको लिख लेते हैं। जो देनदारियां हैं आपकी, देनदारी मतलब लाइबिलिटी है। देनदारियों को, देनदारियों की कीमत बढ़ा चढ़ाकर बताना, की कीमत बढ़ा चढ़ा चढ़ाकर बढ़ा चढ़ाकर बताना। ठीक है, जो देनदारी है उनकी कीमत बढ़ा चढ़ाकर बताना। या जो आपको रेवेन्यू हुई है, जो आपकी राजस्व को देयता के तौर पर वर्गीकृत करना। ठीक है, देयता के तौर पर आप अपनी रेवेन्यू को कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, इसके फायदे क्या होंगे भाई, आपकी जो वित्तीय स्थिति होगी, जो बिजनेस की स्थिति होगी, वह और भी बेहतरीन हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। कार्यशील पूंजी का प्रबंध करना और भी आसान हो जाएगा। प्रतिस्पर्धी जो होंगे आपके, तो उससे प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए आप इसको बना सकते हैं। संगठन की जो स्थिति होगी वो भी सुनिश्चित हो जाएगी इससे, ये इसके फायदे भी हैं। ठीक है, और नुकसान क्या होंगे कि यहाँ पर कोई भी अपनी जो घोटाला छिपाना हो या अपनी गलती छिपाना हो, तो आप सीक्रेट रिजर्व का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया रिजर्व। तो अब देखिए यहाँ पर ये रिजर्व क्यों उत्पन्न होता है, अब आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन का। कह रहे हैं क्रिएटिंग जनरल रेवेन्यू, सामान्य संचय के निर्माण द्वारा। आप सामान्य संचय का निर्माण कर रहे हैं उससे। या आप क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन एक्सेसिव प्रोवाइड कर रहे हैं, अत्यधिक ह्रास का प्रावधान कर रहे हैं, ह्रास ज्यादा लगा रहे हैं। या आपका ओवर वैल्यूम कर रहे हैं स्टॉक की, स्टॉक को आपने अधिक दिखा दिया। या आपने अंडर वैल्यूएशन कर दिया लाइबिलिटी का, जो आपके दायित्व थे उनका अपमूल्यन कर दिया आपने। ठीक है, उसको क्या कर दिया, अंडर वैल्यूएशन कर दिया। तो देखिए अंडर वैल्यूएशन है, देनदारी को क्या करते हैं, बढ़ाकर दिखाना। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी ऐसा हिरास ज्यादा लगा देना। ठीक है, तो देखिए हिरास ज्यादा लगा देना, यही तो मैंने बताया था, ये रहा पॉइंट यहाँ। कहाँ था, हिरास ज्यादा लगाना, ये रहा मेरा पॉइंट, हिरास ज्यादा लगाना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा यहाँ पर कि अत्यधिक हिरास का प्रावधान। ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभाज्य लाभ से अलग की गई एवं बाहर विनियोजित की गई को जाना जाता है। कह रहे हैं द अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम द डिविजिबल प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ नॉन एज। देखिए आप क्या करेंगे, और देखिए यहाँ तीनों कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूंगा। देखिए आपने क्या किया, आपके पास था प्रॉफिट। ठीक है, आपके पास क्या था, प्रॉफिट, और प्रॉफिट था आपका 1 लाख रुपीज का। प्रॉफिट कितने का था आपका, 1 लाख रुपीज का। आपने क्या काम किया, इसमें से थोड़ा सा पैसा उठाकर इधर रख दिया कि पता ना क्या परेशानी हो, फ्यूचर में क्या परेशानी हो जाए, तो उसके लिए 10,000 रुपया अलग रख देते हैं। तो इसका कोई पर्पज नहीं था भाई, ये था कि कहीं हो सकता है बिजनेस में जरूरत पड़ जाए। तो इसको बोलते हैं आप जनरल रिजर्व। क्या बोलते हैं इसको, जनरल रिजर्व कहते हैं इसको। ठीक है, जनरल रिजर्व होता है। और इसी में से हमने क्या सोचा, एक काम करते हैं कि हो सकता है जो हमारे डेटर्स हैं, जो हमारे डेटर्स हैं, मान लेते हैं हमारे डेटर्स 90,000 रुपए की हैं डेटर्स। तो क्या गारंटी है कि इन सबसे पैसा मिल ही जाएगा, पूरा 90,000 ही मिलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता कुछ पैसा ना मिले। तो यहाँ जब पैसा कुछ ना मिले तो हमें लॉस हो जाएगा। तो उसको पूरा करने के लिए क्या करें, हम अलग से एक प्रॉफिट में से पैसा रख लेते हैं, यहाँ पर रख देते हैं 5,000 रुपए। और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या देते हैं हम, प्रोविजन कर रहे हैं हम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स।
ठीक है, तो ये जो आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स किया है, ये क्या बन जाएगा? ये प्रोविजन बन जाएगा, क्योंकि इसका एक क्या है, स्पेसिफिक पर्पज है। तो क्या है इसका? स्पेसिफिक पर्पज है, तो प्रॉफिट से ये हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व क्या है? जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं है। और आपका प्रोविजन क्या है? जिसका कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है। ठीक है। अब आप यदि इस पैसे को 5,000 रुपए को, या आपका ये 10,000 रुपए थे, इनको यदि आप उठाकर बिजनेस से अलग कहीं इन्वेस्ट कर देते हो, आप मान लेते हो बैंक में लगा देते हो इसको, ठीक है, बैंक में इन्वेस्ट कर दिया है पैसा, बिजनेस में नहीं रखा, बिजनेस से बाहर बैंक में जमा कर दिया बैंक अकाउंट में, तो क्या होगा? ये 10,000 रुपये आपको पता है ना, बढ़ता चला जाएगा। अगर हमने फिक्स में एफडी कर दी इसकी, तो क्या होगा? 1 साल या 2 साल की एफडी कर दी, तो ये क्या होगा? ये पैसा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इस पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट मिलने से ये पैसा बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए, अगर आप बिजनेस के अंदर ही पैसा रखते हैं प्रॉफिट में से हटाकर, तो ये तो रिजर्व था, जनरल रिजर्व। लेकिन अगर इस पैसे को बिजनेस में ना रखकर कहीं बाहर इन्वेस्ट कर देते हो, तो ये बन जाता है आपका रिजर्व फंड। क्या बन जाता है ये? इसको कहते हैं रिजर्व फंड। रिजर्व फंड। और इसको रिजर्व फंड कह दो या फंड कह दो, एक ही बात होता है। ठीक है, तो ये कोष बन जाता है। ठीक। और ये प्रोविजन भी। अब दूसरा, ये तो देखिए प्रॉफिट में से बना था, जो आपने कमाया था। लेकिन अगर आप इस रेवेन्यू नेचर, इसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू नेचर, क्योंकि आप प्रॉफिट कहाँ से होगा? आप अपनी कुछ अपनी जो आप बना रहे हैं उस गुड्स को बेचेंगे और आपको प्रॉफिट होगा, तो ये तो होगी रेवेन्यू रिसीट। एक होती है कैपिटल रिसीट। जैसे आपने जो था, कैपिटल रिसीट आपको प्राप्त हो गई, आपने कहीं कैपिटल का रिसीट का पैसा रखा हुआ था, उससे आपने कोई रिजर्व बना लिया, तो उसको कैपिटल रिजर्व कहते हैं, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर कह रहे थे कि वह पैसा जिसको आपने कहाँ से रखा है, प्रॉफिट से निकाला है, और प्रॉफिट से निकालकर अलग रख दिया है, वो भी बिजनेस से बाहर, तो उसको आप रिजर्व कहेंगे, फंड कहेंगे, कैपिटल रिजर्व कहेंगे, सिक्योरिटी रिजर्व कहेंगे, तो उसको कहेंगे आप फंड, मतलब रिजर्व फंड। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन आयोग ने भी कई बार पूछा हुआ है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखें। और देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा है, पीजीटी का लेवल का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आयोग पूछ रहा हो, आप उसको जरूर अच्छे से करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल को ग्रो करने की जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, क्योंकि आपके लिए काफी कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। आप हमारे पीछे ये वीडियो भी देख सकते हैं कि हमने टीआरई 3.0 की तैयारी मात्र 60 डेज में पूरी कराई थी, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा था। आप हमारे उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल हैव क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस किसका होगा? तो देखिए, पहला क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर है आपका इनकम एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। इनकम एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। या डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड। डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया लेकिन पेड नहीं हुआ है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो देखिए, अगर बात करें यहाँ एक्सपेंडिचर, ये क्या है? एक्सपेंडिचर। और आपको पता है कि एक्सपेंडिचर हो, क्या तो आपके एक्सपेंडिचर हो, और चाहे आपकी एसेट्स हो, चाहे आपकी एसेट्स हो, इनका बैलेंस क्या होता है? आपका डेबिट होता है, ये भी याद रखना। और ये डेबिट साइड से ही शुरू होते हैं हमेशा। लेकिन यहाँ पूछा कि किसका क्रेडिट बैलेंस होगा? किसका क्या पूछा? क्रेडिट बैलेंस किसका होगा? आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं अर्जित आय किंतु अप्राप्य। मतलब आपने कमा तो ली, आपने अर्जित तो कर ली, लेकिन आपको प्राप्त नहीं हुई। तो जो पैसा आपने कमा लिया, आपको नहीं मिला, तो वो तो आपकी एसेट्स बन गई। और अभी मैंने आपको बताया है, एसेट्स के जो बैलेंस होते हैं वो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। डेबिट हमसे पूछा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, डिविडेंड जो डिक्लेयर तो हो गया, लेकिन अभी ये पेड नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसको हम कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। अब आप कहेंगे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कौन सा वर्ड होता है? तो देखिए, ये ऐसी लाइबिलिटी होती है जिसका होना या न होना का नहीं होता है। जैसे कोर्ट में क्या है? आपका कोर्ट में केस चल रहा है, किसी कस्टमर ने आपकी कंपनी पर केस कर दिया, कोर्ट में केस चल रहा है। अब ये नहीं पता केस आप हारेंगे या आप जीतेंगे, ये डिपेंड करता है
जज जजमेंट जज के ऊपर कि वो क्या जजमेंट देगा। अगर आप केस हार जाते हैं तो आपकी लाइबिलिटी बनेगी। कितने अमाउंट की बनेगी ये भी नहीं होता, पता ना कितना आप पर फाइन लगा दे, कितना चार्ज आपको देना पड़े। तो ना पैसा पता है इसका, ना ही इसका पैसा फिक्स के कितना देना है, और ना ही देना है या नहीं देना है, देना है या नहीं देना है, ना ही ये पता। तो इसको बोलते हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। और आपको पता है लाइबिलिटी जितनी भी होती हैं, अब आप कहेंगे सर ये डिविडेंड कैसे हुआ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। देखो, जो डिविडेंड होता है, ये जो डिक्लेयर किया जाता है, क्या किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। डिक्लेयर किया जाता है किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ये डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये क्या करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे इन्होंने कर दिया डिक्लेयर के अब की बार हम 5% डिविडेंड देंगे। ठीक है। अब आपको पता है उन्होंने डिक्लेयर तो कर दिया है। अब क्या होगा, यहाँ पर बैलेंस शीट बन जाएगी, पूरे अकाउंट्स सभी जब तैयार हो जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके तैयार हो जाएंगे, इसके बाद क्या होगी, इसके बाद होगी एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। अब यहाँ पर एनुअल जनरल मीटिंग में जब शेयर होल्डर आएंगे, कौन आएंगे, शेयर होल्डर। जब ये शेयर होल्डर आएंगे तो ये भी कर सकते हैं कि ये सोचे कि जी जो आपने डिक्लेयर किया था उसको हम अप्रूव्ड, कौन करते हैं, शेयर होल्डर। कौन करते हैं, अप्रूव्ड। अप्रूव्ड कौन करेंगे, शेयर होल्डर। डिक्लेयर किसने किया था, डिक्लेयर किया था, जो डिक्लेयर करते हैं, घोषित करते हैं, वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। और अप्रूव कौन करेंगे, इसे अप्रूव्ड, अप्रूवल देंगे शेयर होल्डर। तो हो सकता है शेयर होल्डर इसको कम कर दे कि नहीं जी हम तो 4% लेंगे, ठीक है, या इसको 5% ही ले ले, लेकिन बढ़ा नहीं सकते, ये भी याद रखना, इनके हाथ में इतनी पावर नहीं होती कि ये इसको बढ़ा ले। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए अब 5% तो डिक्लेयर किया है आपका डिविडेंड, डिक्लेयर, लेकिन ये तो नहीं पता कि अभी आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना देंगे। दूसरा, फिर इस पर क्लेम करेंगे लेने वाले। अब इन्होंने अप्रूव कर दिया, अब सभी इस पर क्लेम करेंगे, क्लेम करेंगे तो कंपनी दे देगी, और क्लेम नहीं किया तो कंपनी इसको नहीं देगी। तो डिविडेंड डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन अभी पेड नहीं किया, तो ये भी क्या है आपके ऊपर, लाइबिलिटी है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। और आप सिंपल ये देखिए कि लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा जो होता है वो क्रेडिट होता है, और यही आपसे पूछा हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत लाभ नहीं है। पूंजीगत लाभ कौन सा नहीं है, मतलब विच इज नॉट कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन कौन सा नहीं है, तो कैपिटल गेन देखते हैं। देखिए, प्रॉफिट पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी आपने शुरू भी नहीं की, तो कंपनी को इनकॉर्पोरेशन से पहले ही आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, या प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट, आपने फिक्स एसेट बेची, वहां से आपको प्रॉफिट हो गया। तो देखिए ये भी कैपिटल नेचर का है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो गया, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो गया। और ये भी क्या है, ये भी कैपिटल नेचर का हो गया, क्योंकि कंपनी तो अभी शुरू नहीं हुई, कंपनी ने अपना काम किया नहीं है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, ये भी क्या था, कंपनी अभी शुरू भी नहीं हुई और पहले ही आपको शेयर पर क्या मिल गया, प्रीमियम मिल गया। जो आपका शेयर था तो 100 रुपए का और चला गया 110 में, तो 10 रुपए का लाभ हो गया। तो ये भी कैपिटल प्रॉफिट हो गया। उसके बाद है कंपनसेशन रिसीव्ड ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध भंग करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति। अब अनुबंध कब करोगे, जब आपने कुछ माल कभी कुछ बना के रखा होगा, उसको बेचने के बारे में अनुबंध किया होगा, तो आपने वो अनुबंध क्या कर दिया, भंग कर दिया। तो यहां से जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, ये आपका कैपिटल नेचर का नहीं होता है, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं, एक कंपनी अपनी फैक्ट्री के नवीन भवन के निर्माण के पश्चात उसमें स्थानांतरित हो गई।
ठीक है, एक कंपनी थी, यहाँ पर कंपनी काम कर रही थी और कंपनी ने एक नई बिल्डिंग बनाई और इस बिल्डिंग में यहाँ पर शिफ्ट हो गई। ठीक है, और हो गई इस प्रक्रिया में हर दौरान पुराने ढांचे को गिराने में, अब ये ढांचा गिराना पड़ा जो पूरा उसने पूरा स्ट्रक्चर बना रखा था, तो इसको गिराने में 20,000 रुपए तथा पुराने विक स्टॉक को स्थानांतरित करने में 2,000 रुपए का व्यय हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 2,000 रुपए का व्यय किसको हुआ, स्टॉक को ट्रांसफर करने में हुआ, और 20,000 का हुआ पुराने ढांचा गिराने में। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया इसका खर्चा भी हो गया। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि यहाँ पर ये जो व्यय हैं किस प्रकार के व्यय हैं, क्या ये पूंजीगत व्यय है, क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हैं, या ये कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों है अलग अलग, कि जो 2,000 है, देखिए यहाँ पर इन्होंने नया क्या गिरा, पुराना ढांचा को गिराया और इसका गिराकर नया ढांचा बना लिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ढांचा मतलब बिल्डिंग को ही आप बना रहे हैं, तो बिल्डिंग के जो खर्चे होते हैं ये कौन से होते हैं, कैपिटल होते हैं। कौन से होते हैं, कैपिटल होते हैं, कैपिटल एक्सपेंसिव एक्सपेंडिचर होते हैं। तो देखिए ये तो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और आपको जो स्टॉक था उसको स्थानांतरित किया, तो स्टॉक तो आपने माल बनाया है, माल बनाकर उसको बेचो या आप स्टॉक को ट्रांसफर करो, तो ये खर्चा क्या हो जाता है इसका, ये रेवेन्यू नेचर का होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। ठीक है, तो कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर। तो दोबारा सुन लो, देखिए कैपिटल नेचर के और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर। देखिए अगर आप माल को बनाकर उसको सेल कर रहे हैं, माल को बनाकर सेल कर रहे हैं, तो माल को बनाने में जो खर्चे कर रहे हैं, माल को बनाने में जो खर्चे कर रहे हैं, ये होते हैं रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर। ठीक है, लेकिन अगर आप बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए फिक्स एसेट को परचेज कर रहे हैं, किसको, फिक्स एसेट को परचेज कर रहे हैं, तो ये होते हैं आपके कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कैपिटल नेचर वाले कभी कभी होंगे, इनका अमाउंट भी बड़ा होगा। ठीक है, और ये क्या करेंगे, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे। जैसे एक मशीन लगा रखी है, आप दो लगा देंगे तो और भी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तीन लगा देंगे और भी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो ये तो बढ़ाते हैं कैपेसिटी। और ये क्या करते हैं, ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। आप रेवेन्यू मतलब सेल कब कर सकते हैं, जब इन खर्चों को करेंगे, रॉ मटेरियल लाएंगे, वेजेस देंगे, सैलरी देंगे, तो इन सब से क्या होगा, आपकी रेवेन्यू जनरेट होगी। तो ये होते हैं रेवेन्यू नेचर के, ये आपको याद रखने हैं दोनों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा अवितरित लाभ नहीं है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं है, मतलब जो आपको प्रॉफिट हुआ, आप प्रॉफिट को थोड़े थोड़े अलग अलग टुकड़ों में रख देते हो। ठीक है, तो कहाँ कहाँ रख सकते हो आप, एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड बना सकते हो, सिक्योरिटी प्रिफरेंस अकाउंट बना सकते हो, प्रतिभूति अधिभूत अधिमूल्य खाता, या आप डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट बना सकते हो, या आप जनरल रिजर्व अकाउंट बना सकते हो। तो ये जो आप जनरल रिजर्व अकाउंट बना रहे हो, देखिए प्रॉफिट जो बिजनेस का था, प्रॉफिट था 1,00,000 रुपए। ठीक है, हमने क्या काम किया, इसमें से थोड़ा सा वर्क मन या एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व में पैसा रख दिया, कि अगर हो सकता है किसी को चोट फैट लग जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए किसी वर्कर का, तो इसमें से पैसा दे सकते हैं। 10,000 यहाँ पर रख दिया। इसी में से क्या काम किया, यहाँ पर आपको डिविडेंड इक्वलाइजेशन अकाउंट में आपने रिजर्व में पैसा रख दिया। ठीक है, आपने यहाँ पर जनरल रिजर्व में थोड़ा सा पैसा रख दिया, नहीं बांटा। और सिक्योरिटी प्रीमियम में यहाँ पैसा नहीं रखा। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, जो हमें शेयर इशू किए और बल्कि उससे फालतू पैसा मिल गया, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, सी यहाँ पर ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल रिजर्व में नॉट रिजल्ट बाय, तो कैपिटल रिजर्व इनमें से कौन सा संचय, पूंजी संचय, कह रहे हैं कैपिटल रिजर्व में नॉट रिजल्ट बाय, इसका परिणाम पूंजी संचय नहीं होता है। तो अंशों को अगर आप प्रीमियम पर निर्गमन कर रहे हैं, तो पूंजी संचय बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यदि आप प्रॉफिट इनकॉर्पोरेशन से पहले प्रॉफिट हो रहा है, कैपिटल रिजर्व बनेगा, बनेगा। यदि डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है आपका, तो उससे तो कैपिटल रिजर्व नहीं बनना, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका
सी सही हो जाएगा। ठीक है, रिजर्व क्रेडिट आउट ऑफ द प्रॉफिट सेल ऑफ फिक्स एसेट, आपने फिक्स एसेट को सेल किया है और उस पर आपको प्रॉफिट हो गया, तो इससे जो रिजर्व बनेगा वो भी कैपिटल रिजर्व बन सकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समायोजन के वह व्यय जो संबंधित मद में से घटाए जाएं और संपत्ति के रूप में दिखाए जाएं, उन्हें कहा जाता है एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस विच आर डिडक्टेड फ्रॉम द रिलेटेड आइटम। रिलेटेड आइटम से तो कम कर दिए जाते हैं और उनको एस सो एज एसेट आर कॉल्ड, और उनके एसेट की तरह दिखाया जाता है। तो उनको आप एक्रूरल एक्सपेंसेस कहेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहेंगे, अनपेड एक्सपेंसेस कहेंगे, या आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो देखिए, उनको आप कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? जो आपका रेंट है। तो आपने इस साल का जो रेंट था तो इस साल का 1,000 रुपये, लेकिन आपने 1,000 रुपये की जगह आपने कितना दे दिया? 1,000 रुपये ना देकर आपने 1,200 दे दिया, तो 200 रुपये आपने एडवांस दे दिए नेक्स्ट ईयर के लिए। तो जब नेक्स्ट ईयर का आपका रेंट डे होगा तो उस रेंट में से माइनस हो जाएंगे आपके 200 रुपये। तो ये क्या बन जाते हैं हमारे? इनको बोलते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब पहले ही पेड कर दिया, पूर्व दत्त भी है, आने वाले साल के भी है। तो ये क्या बन जाते हैं? हमारे एसेट बन जाते हैं और एसेट साइड में दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, सीक्रेट रिजर्व इज अ कंसर्न बी क्रिएटेड बाय द फॉलोइंग। कह रहे हैं एक संस्था में गुप्त संचय का सर्जन किसके द्वारा हो सकता है? तो देखिए, अंडर वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट, इससे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये हमने बताया था। और साथ में ट्रीटमेंट रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस, यदि आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दिया तो भी हो जाता है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को अंडर वैल्यूएशन नहीं, इसको तो ओवर वैल्यूएशन करना था, फालतू दिखाना था वो, ये तो प्रॉफिट कम लगता। तो ये नहीं है। इसका मतलब ए और बी दोनों सही हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों, मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इन दोनों से क्या बन जाएगा? आपका सीक्रेट रिजर्व बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं एक कंपनी ने 100 रुपए के अंश जो पूरी तरह से याचित थे, मतलब सब पे पूरा पैसा मांग लिया गया, उनका अपहरण कर लिया। अपहरण मतलब उनको जब्त कर लिया, फोरफिटेड कर लिया, जिन पर 4 रुपए क्या थे? प्रति अंश दत्त थे। दत्त मतलब फोल्ड अप थे, जिनसे मांगे गए थे। इनमें से 50 8 रुपए के प्रति की दर से पुनः निर्गमित किए गए, तो पूंजी संचय में कितना हस्तांतरित होगा? तो देखिए यहाँ पर, एक कंपनी ने 100 रुपए का शेयर था, कितने का था? 100 रुपए का शेयर था। ठीक है, आ लिमिटेड कंपनी फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ 10 each। अच्छा, 100 शेयर हैं और कितने का है? 10 रुपए का है एक। फुल्ली कोल्ड अप, पूरी तरह से पैसा मांग लिया गया था उन पर, विच 4 रुपीज पर शेयर वर पेड अप, 4 रुपए पेड अप हो गए। कंपनी रीसूड 50, तो इसका मतलब इसमें से 4 रुपए तो मिल गए और 6 रुपए जो थे वो नहीं मिले। तो कह रहे हैं कंपनी रीसूड 50 शेयर एट द रेट ऑफ 8 ईच, और 8 में उसको दोबारा से शेयर को इशू कर दिया। ठीक है, तो अब आप देखिए, एक शेयर पर कितने का था? 10 रुपए का था, और उस पर कितने रुपए मिल गए? 4 रुपए तो मिल गए। तो कितने मिल गए? 100 शेयर पर, 100 शेयर पर रुपए आ गए आपके, 100 चौक 400 रुपए यहाँ पर आपके आ गए। ठीक है, 400 रुपए आ गए आपके पास। अब आपने जब 400 रुपए तो आ गए, इनमें से आपने दो अलग अलग कर लिए, 50 शेयर इधर रखे, 50 शेयर इधर रखे, ये क्या है? ये है रुपए। तो आपने इन शेयर को तो कुछ नहीं किया, लेकिन ये वाले जो शेयर थे 50, इनको दोबारा से रीइश्यू कर दिया, और कितने में? 8 रुपए में रीइश्यू कर दिया, और वो भी कह रहे थे 8 रुपए में फुल्ली पेड अप ही होगे, जब कुछ नहीं बोला तो 8 रुपए में इशू कर दिया। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये जो पैसा लाए थे, 8 रुपए में इशू किया एक को, तो पैसा जो लाए थे, कितने लाए थे? एक शेयर पर 4 रुपए आए थे। अब यहाँ कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? 10 रुपए का शेयर गया है, और मिले कितने हैं? 8 रुपए, तो 2 रुपए कम पड़ रहे हैं। तो 2 रुपए जो ये जो आपने फॉरफिट करके
एक शेयर पर 4 रुपए फॉरफिट करके रखे हुए हैं आपने, तो इन 4 में से 2 रुपए तो यूज हो गए। 50 शेयर के 2 रुपए तो यूज हो गए, और 2 रुपए ही और बचे। 2 रुपए ही इसके और बचे, तो भाई 2 रुपए तो आपने यूज कर लिए, क्योंकि 8 का शेयर गया है, बचे 2 रुपए। तो ये जो 2 रुपए बच रहे हैं कितने शेयर पर, इन वाले 50 शेयर पर, तो कितना आ जाएगा, 100 रुपए। तो इन 100 रुपए का क्या करोगे करोगे इनको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। अब आप कहेंगे सर इनका क्या होगा, फिर ये जो रुपए हैं, ये जो 50 शेयर है इनके 4 रुपए, इनका कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रखे रहेंगे किसमें, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। कब तक, जब तक इनको रीइश्यू नहीं करोगे। जिन शेयर को छीन लेते हैं, फॉरफिटेड कर लेते हैं, और उनको दोबारा से भी रीइश्यू कर देते हैं, तो उनके पैसे को तो कैपिटल रिजर्व में पहुंचाते हैं। और जिन शेयर को छीनकर कंपनी अपने पास रखती है, दोबारा रीइश्यू नहीं करती, उनका कुछ नहीं करती, उन पर छीने हुआ जो पैसा था उसको तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ही पैसे को रखती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 रुपए हो जाएगा। 100 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पूंजी व्यय को पूंजीगत व्यय कहा जाता है, जबकि एन एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर कब कहेंगे, जब धनराशि बड़ी हो, या अमाउंट इज पेड इन द वन लमसम, या एक साथ अमाउंट पेड किया जा रहा हो, या एक्सपेंडिचर मेड फॉर द फ्यूचर बेनिफिट, या फ्यूचर में जो बेनिफिट होगा उसके लिए पेड किया जा रहा हो अमाउंट, या एक्सपेंडिचर जो मेड किया गया है वो करंट पीरियड के लिए किया गया है। तो आंसर सी सही होगा। देखिए, एक तरफ आप मशीन खरीदते हैं, फिक्स एसेट परचेज करते हैं, क्यों, क्योंकि आपका फ्यूचर में उससे लाभ मिलता रहेगा, मशीन आपको आगे तक कमा के देगी। तो ये मशीन जो खरीदते हो आप, क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर की यहाँ बात हो रही है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे आपने रेंट दिया इस साल का, या सैलरी दी इस साल, तो ये सब क्या है, ये तो करंट पीरियड में ही लाभ देंगी। और ये जब करंट ईयर में लाभ देती हैं तो इनको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू नेचर की। और यहाँ रेवेन्यू नेचर का नहीं पूछा, यहाँ पूछा है कैपिटल नेचर। तो आप ये जो ऐसा खर्चा जो आने वाले फ्यूचर में भी बेनिफिट देता है, इस खर्चे को, इस एक्सपेंडिचर को बोलते हैं आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन अकाउंटिंग प्रॉफिट पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन इज ट्रीटेड एज, आपकी कंपनी शुरू भी नहीं हुई है और आपको पहले से ही प्रॉफिट हो गया है, इनकॉर्पोरेशन से पहले ही प्रॉफिट हो गया है, तो अभी तो पीछे बात करी थी, क्या बन जाएगा, कैपिटल, ये बन जाएगा कैपिटल रिजर्व इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Advertising expenses. Advertising expenses done on launching of new product are treated as, तो ये जो एक्सपेंडिचर होता है एडवर्टीजमेंट का, ये होता तो है रेवेन्यू, क्योंकि ये सेल को बढ़ाने के लिए ही किया जा रहा है, सेल लेने के लिए ही किया जा रहा है। लेकिन होता क्या है, इसको अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। जैसे इसमें 10 लाख रुपए भी लग जाते हैं, 15 लाख रुपए भी लग जाते हैं, तो बड़ा मोटा अमाउंट होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर हमने 10 लाख रुपए अपने P&L अकाउंट में लिख दिए, तो यहाँ तो हमारा लॉस दिखाएगा, क्या बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे खर्चे दिखाओगे तो फिर तो आपका लॉस ही होगा। तो हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये जो एडवर्टीजमेंट अकाउंट है, इसको हम एक काम करते हैं, इसको 10 साल में रिटर्न ऑफ करेंगे। तो 10 साल में मतलब हर साल 1-1 लाख रुपए को क्या करेंगे, हम रिटर्न ऑफ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे 1-1 लाख रुपए को। तो इसको 1 लाख रुपए को तो लिख देंगे P&L में, बाकी कितना बचेगा, 9 लाख। 9 लाख को हम लिख देंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये आगे के लिए रेफर हो जाएगा, और आगे के लिए रेफर हो जाएगा मतलब डेफर्ड एक्सपेंडिचर, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये क्या हो जाएंगे, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं एक मशीन विद रिटर्न डाउन वैल्यू तो है उसकी 10,000, हैज बीन सोल्ड 13,000। देखिए मशीन कितने की है, घटते घटते कितने की रहेगी, हीरा से लगते लगते मशीन रहेगी 10,000 की, लेकिन बेच दिया आपने 13,000 में, तो आपको तो 3,000 का प्रॉफिट हो गया। तो कह रहे हैं इसको कि इसको ये जो है इसको क्या कहेंगे, कह रहे हैं कि इसको क्या कहेंगे, इस अमाउंट को क्या कहेंगे, ये जो रियलाइज हुआ है क्या कहेंगे,
कैपिटल रिसीट एंड प्रॉफिट इन्वॉल्व शुड बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व, इसको कैपिटल रिजर्व में करेंगे। रेवेन्यू रिसीट कहेंगे, कैपिटल रिसीट कहेंगे, और प्रॉफिट इन्वॉल्व जो हुआ है वो ट्रांसफर हो जाएगा जनरल रिजर्व में। या कैपिटल रिसीट कहेंगे और प्रॉफिट जो हुआ है वो ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। ठीक है, जब आप किसी मशीन को बेचते हैं और उस पर प्रॉफिट होता है तो उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, और अगर आप किसी मशीन को किसी फिक्स एसेट को बेचते हैं तो उसको कैपिटल रिसीट कहते हैं, रेवेन्यू रिसीट नहीं। लेकिन अगर आप किसी माल को बना रहे हो, उस माल को बेच रहे हो, तो वो कहलाएगा आपका रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या है? आप अपनी मशीन को ही बेच रहे हैं, फिक्स एसेट को बेच रहे हैं, फर्नीचर बेच रहे हैं, बिल्डिंग बेच रहे हैं, ये कैपिटल रिसीट होता है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Cracky insurance expensive paid to bring the equipment from the place purchase to the place installation। देखिए ये है बाजार, ये है क्या मार्केट, और यहाँ पर एक आपकी कोई मशीन रखी हुई है। इस मशीन को आप ला रहे हैं अपने बिजनेस में, यहाँ पर है आपका बिजनेस। आप इस पर क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ तक लाने में जब तक ये यहाँ नहीं आ जाएगी, जब तक इसको खरीदना, इसको लाने पर खर्चा, इसको लगाने पर खर्चा, इसको उतारने में, इसको चढ़ाने में खर्चा, टोटल सब इसकी कॉस्ट ही कहलाएगा। और टोटल कॉस्ट मतलब इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा टोटल। ठीक है, तो अब आप इसको ला रहे हैं तो आप इसको इंश्योरेंस एक्सपेंसेस दे रहे हैं। तो कुछ भी दो आप, ये सब मिलकर क्या होगा आपका, यहाँ पर नहीं आ रही है ये, तो ये सब किस में आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। यहाँ तक कि अगर इसको लाकर यहाँ लगा रहे हो ना, और थोड़ी सी रिपेयर भी कराई इसकी, आज ही चालू नहीं हुई अभी, ये रिपेयर भी कराई, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, वो भी इसी अकाउंट में जाएगा, इस मशीन के अकाउंट में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, बी हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए आज जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आप देखेंगे अलग अलग आयोग ने ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अमाउंट स्पेंड टू इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी, जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को मजबूत करने के लिए खर्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। एक कह रहे हैं अमाउंट स्पेंड और एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग पर किया गया बेनिफिट विच इज लाइकली टू लास्ट 3 ईयर, और ये 3 साल तक आपको बेनिफिट देगा, तो क्या बन जाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये अभी पीछे मैंने बता दिया था। अंडरराइटर कमीशन, अंडरराइटर कमीशन इज क्लासिफाइड, तो इसको किस में क्लासिफाइड करेंगे आप, तो देखिए ये आपको क्या आगे तक बेनिफिट देगा, तो इसको आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो ये होता है आपका एक्सपेंडिचर विच इज रेवेन्यू नेचर, होता तो रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन स्पेयर्ड ओवर द नंबर ऑफ ईयर, लेकिन इसको हम कई साल तक फैला देते हैं। जैसे हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कहा था कि उसको हम 10 लाख का है तो 10 साल तक उसको रिटर्न ऑफ करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री कॉजेज, तो जो पूंजीगामी इंडस्ट्री होती है, उद्योग होते हैं, के परिणाम स्वरूप क्या होता है, क्या ओवरऑल कैपिटल फॉर्मेशन में कमी आ जाती है, रिडक्शन हो जाता है, या जो कैपिटल होती है वो इंक्रीज हो जाती है, फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट होता है पोटेंशियल वो इंक्रीज हो जाते हैं, या टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाता है। तो सही ऑप्शन होगा आपका ए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके काफी क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, रिजर्व क्या है, प्रोविजन क्या है, सीक्रेट रिजर्व क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ये सब आपके क्लियर हो चुके हैं। तो आपको लग रहे होंगे कि क्वेश्चंस आपके 50 या 60 है, लेकिन इसमें ना जाने कितने क्वेश्चन हमने साथ साथ करा दिए हैं। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि ये चैनल अपने टारगेट को पूरा कर सके। टारगेट क्या है, उन लोगों तक पहुंच बनाना जो आपके पेड कोर्स नहीं खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।